तो नमस्कार और स्वागत है आपका रेडियो मेरी आवाज़ पे। और मैं आज अपने लोगों से बात करना चाहूँगा, मिलवाना चाहूँगा श्री संजय गर्ग जी से। संजय गर्ग जी 3 बार विधायक रह चुके हैं, अभी भी वर्तमान में विधायक हैं समाजवादी पार्टी से सहारनपुर नगर के, और एक अपने आप में ऐसी शख्सियत हैं जिसको अगर हम बात करें कि सब लोग संजय गर्ग के नाम से इनको कोई नहीं जानता है, इनको संजय भैया के नाम से सब जानते हैं। एक भैया एक ऐसा वर्ड है इनके साथ जुड़ा हुआ, चाहे वो उम्र में छोटा हो, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता भी या आम आदमी भी बात करेगा तो बात करेगा भैया के पास में चलते हैं, भैया से बात करते हैं। और एक बहुत बुजुर्ग जो आपके बुजुर्ग हैं वो भी आपको संजय भैया ही बोलते हैं। तो एक ऐसा पारिवारिक लगाव आपके साथ में देखा है, जुड़ाव देखा है। जबकि मैं आपसे सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि सर की परिवार के बारे में आपके, जैसे क्या आपकी फैमिली से आपको पहले भी कोई राजनीति में रहे हैं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत लंबा समय हमारा सामाजिक जीवन रहा और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हमें विरासत में मिली, क्योंकि यहाँ स्थानीय स्तर पर जो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व हमारे परिवार से हुआ और उस समय हमारे जो बड़े ताया जी थे वो फ्रीडम मूवमेंट को लीड करते थे। मेरठ कॉलेज मेरठ के स्टूडेंट रहे। सबसे पहले गांधी जी को लेकर यहाँ एसडी इंटर कॉलेज में काशीराम हाई स्कूल में लेकर आए थे जी। और तब से ही एक लिंक उस तरह का एक वैचारिक प्रतिबद्धता पूरे परिवार की समाज के बीच में रही। और वो वाबस्तगी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसमें जो लोग पाकिस्तान से आए उन्हें चाहे यहाँ उन्हें पुनर्वासित करने का सवाल रहा हो, या हमारे जो मुस्लिम भाई जो स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से जुड़े हुए थे उन्हें यहाँ रोकने की बात रही हो, हम वतन कहकर और समझाते हुए कि क्योंकि जो कैरेक्टर उस समय तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों ने बनाया था उसी के आधार पर वो रिश्ता बना था। और उसी में जो मानवीय सेवा है वो एक मूल आधार संस्कार के रूप में हमारे परिवार की बन गई। और आर्य समाजी होने के नाते एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर एक सामाजिक घटना के प्रति रहा, जो कट्टर रूढ़िवादिता से अलग हमें रखता रहा। उस सोच के आधार पर एक उस तरह का रिश्ता जो हमने अपने बचपन से ही अपने परिवार में देखा था, उसे केवल मैंने उस विरासत को आगे निरंतरता प्रदान करने की कोशिश करने का काम किया। और मुझे उसी से लगा कि वो उसी रिश्ते से जो रिश्ता उस समय परिवार में मेरा था, जो हमारे बुजुर्ग थे हम उनके पैर चरण स्पर्श करते थे, या जो हमारे समकक्ष थे या हमारे से छोटे थे, वो निरंतरता आज तक हमने बरकरार अपने परिवार और समाज में रख रखी है। और शायद वो भैया वर्ड भी तभी से आया क्योंकि बचपन से आप जुड़ गए तो सब भैया भैया बोलने लगे। और वो एक सरनेम को उतना ना हमने तवज्जो दी, और उसी के नाते चाहे हमारे किसी भी धर्म संप्रदाय या जाति के लोग हों, उन्होंने संजय भाई कहना ज़्यादा आसान समझा और उसके अनुरूप पुकारते रहे जी। अच्छा, राजनीति का तो हमें पता चल गया कि आप राजनीति में बेसिकली आपने अपने ताई जी से बचपन से आप देखते आ रहे हैं किस तरीके से लोगों की सेवा करना, तो सेवा का भाव आया। उसके बाद में आप समाजवादी पार्टी से जुड़े। समाजवादी पार्टी से जुड़ने के पीछे कोई एक विशेष आपका कोई अलग से आपकी विचारधारा है क्या? कैसा क्या कारण रहा समाजवादी से जुड़ने का? बेसिकली जो छात्र राजनीति में जब मैं था जी, तो छात्र राजनीति में हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में थे जी। और छात्र राजनीति के समय मैंने साइंस के स्टूडेंट में बीएससी से लॉ में पदार्पण जब किया जी, तो मुझे अपने अंदर ही एक जिज्ञासु छात्र होने के नाते ये सवाल हमेशा से उठते थे कि हम जब वहाँ डार्विन और लेमार्क की थ्योरी पढ़ते थे कि किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई, तो जीवन की उत्पत्ति के बाद इंसान आज की स्थिति में किस तरह से पहुंचा, उसे मैं अगर को लिंक करके देखता हूँ तो निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत एक उसका एनालिसिस करते हुए मैंने उसे और दूसरे जो स्वरूप सामाजिक घटनाओं के घटित हुए, वो चाहे मार्क्सवाद में हुए हों, वो चाहे लोहियावाद के रूप में हो, गांधीवाद के रूप में हो, तो वो और परिवार के जो संस्कार थे उनके मिश्रण के रूप में हमेशा से इस बात को पाया कि मानवता का उसमें सर्वोच्च दर्जा था जी। और मानवता का जब सर्वोच्च दर्जा था और मानवता के उस सर्वोच्च दर्जे में आपस में भाईचारा और आपस के जो आज़ाद हिंदुस्तान के बाद के जो संवैधानिक अधिकार थे उसमें समता की उस लड़ाई को हमने अपना उद्देश्य बनाया।
कि सभी लोगों का जो शिक्षा से और रोटी कपड़ा और मकान से जो वाबस्तगी है, जो अंग्रेजों के समय में जो संवैधानिक अधिकार आम इंसान के नहीं थे, और जिसे हमने संविधान के अंदर वी द पीपल्स ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू एन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को तो हम बाद में लेकर आए, परंतु उससे पहले जो संकल्प लेकर एक आत्मविश्वास जागृत करते हुए लोगों के अंदर जो प्रतिस्फूर्ति भरने का काम आज़ादी के बाद के लोगों ने किया था, उस नाते से वो आइडियोलॉजी हमेशा से एक हर रूप में रच बस गई। और उस नाते से जब यहाँ के दृष्टिकोण के हिसाब से हम देखते हैं, तो हालांकि शुरू में जब मैं छात्र जीवन में था तो हमारा पूरा परिवार कांग्रेस में था, पर कांग्रेस में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की ये विडंबना बन गई कि जो 1950 में संवैधानिक पदों पे आया, वो धीरे धीरे निरंतरता के साथ उन्हीं लोगों के ऊपर राजनीतिक ताकत सिमटती चली गई। और ऐसे में फ्रीडम मूवमेंट लीड करने के बाद भी हमारे परिवार को और ताऊ जी को इग्नोर किया गया। और 77 में इमरजेंसी के बाद जब चुनाव आए तो तमाम लोग मिलकर इंदिरा जी के पास गए, और तब इमरजेंसी के बाद के चुनाव में ताऊ जी को टिकट मिला, जबकि कांग्रेस का पराभव था जी, और उसमें वो मात्र 6000 वोट से हार गए। तो उस समय तक मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था। तो उस समय के अपनी राजनीतिक सोच की वजह से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि भाई किस तरह से हम फिरका परस्तों को जवाब देने का काम कर सकते हैं। और उस समय यहाँ इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी, और जनता पार्टी के बाद लोकदल, और लोकदल के बाद उस तरह के समकक्ष आंदोलनों और राजनीतिक करवटों ने एक इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करने का काम किया। हमारे यहाँ के लगातार सांसद रहे माननीय काजी रशीद मसूद साहब, हम उन्हें जाने बिना भी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण उनके चुनाव का प्रचार किया करते थे जी। और तब उनके साथ मिलकर एक इस तरह की स्थिति बनी कि मैं पहला चुनाव जनता दल से लड़ा 1993 में जी। और 6 दिसंबर 92 की चूंकि घटना थी और टोटल सोसाइटी पोलराइज थी जी। और उस समय हम यहाँ चुनाव अपना हार गए जी। और चुनाव हारने के बाद जो अगला चुनाव था, इसी बीच में समाजवादी पार्टी में हम शरीक हुए, और उसके बाद समाजवादी पार्टी से हम यहाँ से निर्वाचित 1997 में हुए। और तब से समाजवादी पार्टी का एक वो स्वरूप किस तरह से हम बरकरार रख सकें और आम जनता तक एक किस तरह से एक ब्रिज कर सकें हिंदू और मुसलमानों के बीच में भाईचारे की, एकता की, उन तमाम इंसिडेंट और घटनाओं में जो ऐतिहासिक रूप से वक्तन दवक्तन अलग अलग समय में 6 दिसंबर 92 के बाद भी सहारनपुर में घटित होती रही, उसमें हमेशा हमारा जो कार्य रहा वो जोड़ने का रहा, तोड़ने का नहीं रहा। पर जैसे आपने अभी बताया, आपने बीच में मार्क्सवाद और लेनिन के लिए बात करी, आपने कहा कि लोहिया और ये सब, आज की तारीख में आपको नहीं लगता कि इन शब्दों का भी कोई इस्तेमाल करता है तो उसको नक्सल बोल दिया जाता है, या उसके खिलाफ कुछ ऐसे वो बता दिए जाते हैं कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है और ये इस तरीके की? क्या आपको लगता है आज की परिदृश्य में अगर हम देखें तो वो चीज एक अलग अलग बना दिया गया इन शब्दों को? नहीं, वो लोग जिन्हें समाज की एकता और समाज के उस मर्म का एहसास नहीं है, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन का एहसास नहीं है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने भागीदारी नहीं की, जो पूरे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अंग्रेजों के पक्ष में थे जी। आज राजनीतिक करवटों से कुछ इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई कि वो सत्ता में आ गए, और सत्ता में आने के बाद उन्हें उन वैल्यूज का नहीं पता है, और उस वैल्यूज का ना पता होने के कारण सत्ता में बने रहने के कारण ऐसी उस नौजवान पीढ़ी को जो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद पैदा हुई, उन्हें आज के भौतिक परिदृश्य की तरफ लालायित करते हुए वो नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हैं, और नफरत के बीज उनके बरकरार रहें इसलिए उन्होंने इस तरह के फ्रेजेस और मुहावरे ढूंढ लिए, परंतु ये वास्तविकता नहीं है और ये बहुत ज्यादा लंबा समय तक चलने वाली चीजें नहीं होंगी। तो आपको लगता है कि ये जिस तरीके से जहर भर दिया गया, क्योंकि अभी क्या है, आज की तारीख में युवाओं को ये कहा जा रहा है कि आपको जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो गलत है, और हिस्ट्री के अंदर बदलाव भी किए जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं कि जिसके अंदर नाथूराम गॉडसे को एक नेता की तरह, एक हीरो की तरह दिखाया जा रहा है, और गांधी जी को एक विलन की तरह दिखाया जा रहा है। और ये काफी हद तक दिख भी रहा है पब्लिक के अंदर, लोगों में, सोशल मीडिया पे आप देखें
तो आपको लगता है कि क्या ये ऐसा मूलभूत बदलाव ले पाएंगे कि हम इसके अंदर, हम बच्चों के अंदर इस तरह के बदलाव? देखिए, जब कैरेक्टर अंतर्विरोध के साथ जुड़ा हो, आपस में विरोधाभासी चरित्र जब नौजवान को दिखता हो, जब नौजवान इस बात के साथ एनालाइज करेगा कि अगर स्वच्छ भारत होगा तो गांधी की ऐनक की जरूरत पड़ेगी, अगर गांधी के सैनिटरी को मनाने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ उसे पाठ पढ़ाएंगे गांधी का मर्डर करने वाले को देवता दिखाने की, तो कहीं ना कहीं तो जब शांत दिमाग होगा वो इस बात को एनालाइज करेगा कि गांधी का चरित्र सही है या गॉडसे का चरित्र सही है, और तब वो इतिहास की तरफ भी झलक मारने की कोशिश करने का काम करेगा। तो निश्चित रूप से एक चीज हमेशा से बलवान होती है इंसानी चरित्र में, प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा हमेशा से एक पॉजिटिव थिंकिंग उसे बूस्ट करती है, नेगेटिविटी उसे अट्रैक्ट करती है, परंतु वो परमानेंट अट्रैक्शन नहीं हो सकता। और फिर परमानेंट अट्रैक्शन तब होगा जब मैं समझता हूं कि इंसान को इंसानी निजामत के तौर पर जमहूरियत और लोकतंत्र में जो बुनियादी जरूरत है वो ये भी एक खुराक है, परंतु इस खुराक से अलग राजनीतिक कर्तव्य बोध का एहसास कराने वाली जो खुराक है वो ये है कि आप आम इंसान को उसकी जरूरत के अनुरूप उसे चीज उपलब्ध करा पा रहे हैं, नहीं को आप करा पा रहे हैं। आज का नौजवान आपसे रोजगार मांगता है, आज का नौजवान आपसे बेहतर शिक्षा मांगता है, आज का नौजवान आपसे बेहतर स्वास्थ्य की प्रणाली की तरफ देखने की कोशिश करता है, परंतु जब वो देखता है कि केवल नफरत की बात तो होगी, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात तो होगी, नक्सलवादी की बात तो होगी, खालिस्तान की बात तो होगी, परंतु रोजगार के मामले में आप पिछले 40 साल से सबसे उच्च रोजगार की दर को टच करने का काम करेंगे, रोजगार आप दे नहीं पाएंगे, आप किसी भी रूप में रोजगार छीनने वाले बन जाएंगे, तब वो आपको विलेन के रूप में देखने लगेगा। तो वो एक फेज है जिस फेज की तरफ इस समय नौजवान खड़ा है, वो अपने आप को लुटा सा महसूस कर रहा है कि जो चीजें कहकर उसे अपना हिस्सा बनाया गया, आज उन तमाम चीजों को लागू करने के बाद भी उसे उसके वो बुनियादी अधिकार नहीं मिले हैं, वो बेरोजगार है, उसे अपने भविष्य अंधकार में दिखता है। इसलिए मैं समझता हूं कि उन तमाम चीजों की तरफ निश्चित रूप से नौजवान देख रहा है, समझ रहा है, गुन रहा है, और उसके साथ वो सही रास्ता अपना फैसलाकुन लड़ाई लड़ने के लिए करेगा। अभी आपने अपने इसी वाक्य के दौरान आपने खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। मैं इससे मेरे को याद आया कि हम आज की तारीख में देखें कि आज 20वां दिन हो गया था, आज 20वां दिन कंप्लीट हो गया है एक आंदोलन को जो कि किसानों ने किया हुआ है, और सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, इन सब पे पूरी तरह जाम है, दिल्ली को ब्लॉक कर दिया है। और इनके बारे में भी ये कहा गया है कि इनको भी कई बार इनके ऊपर खालिस्तान का वो लगाया गया। तो इन सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप समाजवादी से हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा कि क्यों समाजवादी दिख नहीं रही है इस आंदोलन में उन किसानों के साथ में, जिस जोर शोर से दिखना चाहिए समाजवादी पार्टी को? देखिए, क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी ही किसानों की है, और समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रही तब भी उसने किसानों के हित में तमाम निर्णय लिए, मंडी सिस्टम को मजबूत किया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे नई तरह की मंडियां विकसित करने का प्रस्ताव रखा और करने की कोशिश की, कोल्ड स्टोरेजेस की चेन बनाने के प्रस्ताव रखे, और किस भी तरह हम किसानों को और मजबूत कर सकें उस बारे में तमाम फैसले लिए गए। ये कि एक आंदोलन जो इस समय किसानों का आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में चला है, वो अपने अपने तौर पर अपने अपने प्रदेशों के संगठनों के माध्यम से वो लोग चले हैं, जिसमें वो किसी भी राजनीतिक बैनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जिससे कि उन्हें बैनराइज नहीं किया जा सके। समाजवादी पार्टी तो शुरू से ही इसके पक्ष में है। जब ये कृषि कानून बने थे उस समय भी उसने लोकसभा से लेकर सड़कों तक उसका विरोध किया था, इन कृषि बिलों का, परंतु उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया गया। और उसके बाद आज जब किसान उठा है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी तो उस आंदोलन में उसके साथ है ही, परंतु हम उस सेंटिटी को बनाए रखना चाहते हैं, और उसकी उस पवित्रता को बनाए रखते हुए हमने उस समान दूरी को बनाए रखने की कोशिश करने का काम किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख से 1 हफ्ते तक किसान जन जागरण यात्रा निकालने का काम किया। खेती के दाम बढ़ाओ, खेती किसानी बचाओ, इस नारे के साथ का आपने तो बार बार 6 साल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने अपने लोक संकल्प पत्र में इस बात को कहा है बार बार कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, हम किसानों के पक्ष में ये बात करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। मुझे समझ नहीं आया
कि जिस स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करते हुए उन्होंने एमएसपी के बारे में इस बात को बार बार दोहराने की कोशिश करने का काम किया था कि हम C2 रेट के हिसाब से, यानी जो जमीन की लागत है उस पर लगने वाला इंटरेस्ट, जो परिवार का पारिश्रमिक है उस पारिश्रमिक को ऐड करते हुए, उसमें जितने इनपुट्स हैं उसे ऐड करते हुए एक उसका रेट फिक्स करेंगे और उसके ऊपर कितना मुनाफा, उस पर 1.5 गुना मुनाफा स्वामीनाथन के हिसाब से जो आना चाहिए जोड़कर हम एक एमएसपी का रेट फिक्स करेंगे। ये आश्वासन आपने लोक संकल्प पत्र में दिया था। आज किसान इस बात का सवाल कर रहा है कि बात पहले चुनाव की तो 1 साल 2 साल 4 साल तो छोड़िए, 6 साल में किसान की आय दुगनी नहीं हुई, परंतु आज इस कोरोना काल में वो कौन सी जल्दबाजी आई कि किसान को खुश करने वाली और दुगनी आय का नारा देने वाली उस सरकार ने 3 ऐसे बिल पास कर लिए जो किसानों ने मनन किया, गुना, और उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि तुम तो लुट गए, और उसके बाद वो स्वतः स्फूर्त होकर सड़कों पर आ गए। कोई किसी को वो ऐसा महसूस हो रहा है कि आज वो अपनी आर्थिक आजादी के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के निर्माण के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा इस बात के लिए, जब उन्हें लगा कि 80% किसान आज हिंदुस्तान में सीमांत किसान है, जो 10 एकड़ से नीचे की भूमि का किसान है, 7 पीढ़ियों में जमीन बढ़ते बढ़ते इस तरह के स्थितियों तक पहुंचने का काम कर गया। ऐसी उस स्थिति में स्वामीनाथन की रिपोर्ट का आश्वासन देने वाली, लोक संकल्प पत्र में लोगों से वायदा करने वाली वो सरकार 6.5 साल में किसानों का आय दुगनी ना करके उनके साथ उन्हें बिना विश्वास में लिए कोरोना के इस काल में वो कौन सी जल्दबाजी थी कि आपने 3 बिल लाने का काम किया, और वो तीनों बिल उन्हें अपने विरोध में दिखाई दिए। तो हमारी पार्टी हमेशा से उस बात का समर्थन करती आई। 7 तारीख को हमारे 1 हफ्ते की पूरे प्रदेश में किसान जनजागरण यात्रा इन तमाम मुद्दों को लेकर चली, जिसमें हम हर खेत खलियान और गांव में इस बात के साथ गए और लोगों को हमने जागृत करने की कोशिश करने का काम किया। परंतु 7 तारीख को पहले ही दिन हमारे तमाम प्रदेश के और जिले स्तरीय नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। आप भी नजरबंद हुए थे? मुझे भी नजरबंद कर दिया गया। और हमें जब हमारी ये कॉल आई तब तक 8 तारीख के भारत बंद की कॉल नहीं थी। उसके बाद यूनियन के लोगों की किसानों ने अपने आंदोलन में को धारदार बनाने के लिए 8 तारीख को भारत बंद की कॉल दी। तो निश्चित रूप से हमारी तो कृषक यात्रा चली रही थी, तो हमारा समर्थन भारत बंद को भी था। उस दिन भी हमें सबको पूरे प्रदेश में नजरबंद कर दिया गया, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। और उसके बाद फिर दोबारा हमारा समापन होना था 14 तारीख को। 7 दिन की हमारी यात्रा थी। 14 तारीख को धरना स्थल पर शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र में अपनी बात को रखते हुए समापन कर हमें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना था। उस दिन फिर दोबारा बाई चांस किसान आंदोलनों के लोगों ने 14 तारीख को जिला मुख्यालयों पे फिर अपना प्रदर्शन का वो किया, पर हमारा कॉल उससे पहले से थी, जिसमें हमें अपने धरना स्थल पे तमाम पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर अपना धरना देकर मेमोरेंडम देना था। उस दिन फिर दोबारा हमारे ब्लॉक स्तर और जिला स्तर और प्रदेश स्तर के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, लोगों को निकलने नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आया आखिर वो क्या कारण रहा, क्यों सरकार इतनी डरी हुई है। तो समाजवादी, जो आपने सवाल किया, समाजवादी पार्टी पूर्णतः किसान आंदोलन के साथ है, परंतु हम उनकी उस सेंटिटी और पवित्रता को सलाम करते हैं कि वो गैर राजनीतिक संगठन के रूप में अपनी बात रख रहा है। आज किसान के ऊपर ये तोहमत ना लगे कि ये समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे आवाज उठा रहे हैं इसलिए हम इनसे बात नहीं करेंगे। और चूंकि किसान आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में इस समय अपना वो फैला चुका है, फैलाव ले चुका है, उसने केवल दिल्ली के चारों तरफ नहीं बल्कि पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण कर्नाटक तक जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोग किसान सड़कों पर है और वो अपनी बात रख रहा है। तो निश्चित रूप से उसकी उस पवित्रता को सलाम करते हुए, उसकी उस सार्वभौमिकता को सलाम करते हुए, उनकी उस भावनाओं की कदर करते हुए समाजवादी पार्टी उनके अक्षरशः उसके उस आंदोलन में अपना समर्थन और अपना साथ देने का न केवल ऐलान करती है बल्कि सक्रिय रूप में उसमें अपनी भूमिका भी अदा परोक्ष रूप में करने का काम कर रही है। अच्छा सर, जैसे अभी आपने अभी कहा कि चारों तरफ का किसान, हर तरफ से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से चारों तरफ से किसान साथ में है, जुड़ा हुआ है, सब जुड़े हुए हैं। लेकिन मीडिया या अखबार के बारे में हम बात करें या सरकार के वक्तव्य की बात करें या उनसे देखें तो उनका कहना यह है कि एमएसपी के खिलाफ या जो हमने जो कानून लेके आए हैं उस बिल के खिलाफ केवल पंजाब का किसान है, इवन हरियाणा का किसान भी उसके खिलाफ नहीं है, यूपी की तो बात ही छोड़िए। और इवन अगर हम देखते हैं कि भानु ग्रुप हैं यूपी के, जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप, या फिर हम मान ग्रुप के बारे में बात करें, उन्होंने तो यहां तक बोल दिया है कि अगर एमएसपी सरकार इसको वापस
इस कानून को अगर वो वापस लेती है इस आंदोलन के दबाव में, तो वो अपना एक आंदोलन शुरू कर देंगे कि ये वापस लेके आइए। वो तो इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये क्या सरकार इसमें? देखिए, किसान इस मुल्क की अंतरात्मा है जी। 80% परिवारों का पालन पोषण इस 135 करोड़ के भारत में कृषि के ऊपर आधारित है जी। और आज ये किसान स्वतः स्फूर्त इस आंदोलन को लेकर चलाया, अपने अपने उन जमहूरियत के उन संगठनों के आधार पर खड़ा हुआ है जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन लड़े। और मैं समझता हूं कि पिछले 70 साल में आजादी के बाद इतना बड़ा व्यापक रूप किसान आंदोलन ने पहली बार लिया है। आप कौन से किसान संगठनों को, आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी तमाम प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, आसपास जिन प्रदेशों के आपने लिए नाम, उसमें आपकी सरकारें हैं। आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके। आपने अपने हक में बात करने के लिए 700 चौपाल और 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया, परंतु विपक्ष को आप नजरबंद कर उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तमाम गोदी मीडिया के अंदर तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को ले रखा है। और ऐसे में इस तरह के संस्कारों से चलने वाली सरकारें क्या इस तरह के लोगों को पैदा नहीं कर सकती जो उनके माउथ पीस बन जाएं? तो कुछ छोटे मोटे संगठन अगर उनके माउथ पीस होकर कोई बात कह रहे हो तो ये उनके लालच में गिरकर, ये इंसान की प्रवृत्ति है, हो सकता है, परंतु वो किसान की अंतरात्मा नहीं है। किसान की मुख्य आत्मा आज कोई सड़कों पर किसी को मजा नहीं आ रहा कि ठिठुरती हुई ठंड में सड़कों पर 18 दिन से धरने पर बैठे हैं, जूझ रहे हैं। अब उनके बीवी और बच्चे और पूरे परिवार के साथ अपना घर बार छोड़कर वो वहां पर इस बात की चुनौती देने, क्योंकि उन्हें फिक्र है इस बात की और उन्हें एहसास हुआ है सरकार के पहले काम क्या है, सरकार के भविष्य के काम क्या है। तो पहली बानगी हो सकता है कि वो 2014 से पहले तो हमें नहीं पता था किसानों को। इनमें से 80% किसान वो हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट दिए होंगे जी। 80% किसान वो हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट दिए होंगे, परंतु उन्हें 2014 से पहले मोदी जी का क्या वो रहेगा, वो तो मोदी जी के ऊपर विश्वास करके दिया जो उन्होंने लोक संकल्प पत्र में कहा था जी। पर लोक संकल्प पत्र में जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने नहीं किया। 6 साल तक इंतजार किया कि हमारी आय दुगनी हो जाएगी, आय दुगनी नहीं हुई। 6 साल में उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सिस्टम BSNL का था वो बिकने के कगार पर आ गया और 88,000 कर्मचारी निकाल दिए गए। BPCL बिकने के कगार पर आ गया। हिंदुस्तान के तमाम बंदरगाह अडानी जी को दे दिए गए। 64,000 लाख करोड़ रुपया कितना बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया गया। तमाम तरीके के लाल किला इसी तरह से वो कर दिया गया। ये जो निजीकरण का धीरे धीरे प्रोसेस दिखा, इससे किसान के अंदर बेचैनी होने लगी कि ये सरकार किस तरफ जा रही है। और तब उन्होंने उस बात के साथ जब इन 3 कृषि बिलों का एनालिसिस करा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोरोना में आदमी अपने परिवार में ही दहशत में है, वो घर से बाहर निकलते हुए डर रहा है जी। क्या जरूरत थी केंद्र सरकार को इन 3 बिलों को लाने की? आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 में संशोधन कर दिया गया इन 3 बिलों में से एक में जी। ये अधिकार पहले से किसान को था कि वो अपनी उपज को जितने भी दिन चाहे, जितने भी समय चाहे, जितनी भी क्वांटिटी में वो पैदा करता है उसे स्टोर कर सकता है। परंतु जमाखोरों से बचने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में कृषि उपज को एक पर्टिकुलर टाइम का और पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद स्टोर नहीं कर सकते थे। आपने उस बाधा को हटा दिया। इससे किसान खुश होगा या कॉर्पोरेट खुश होगा? ऑब्वियसली कॉर्पोरेट जाएगा। और कॉर्पोरेट को आपने इसलिए हटा दिया कि कॉर्पोरेट अपना गोदाम भर ले और वो जितनी अनलिमिटेड टाइम जब तक मार्केट और अपना मुनाफा कमाने की नियत से रखना चाहे वो उसे कॉर्पोरेट को कर ले। तो ये तो किसान के हित में बिल नहीं हुआ। तो किसान को तो ये बाद में पता चला जब आपने अपनी तिकड़म कराकर राज्यसभा में और तमाम मेजोरिटी से इस बिल को पास कर लोकतंत्र को लूटने की कोशिश की और किसान को आप ये कहते रहे नहीं हम तुम्हारा MSP और तुम्हारी आय दुगनी करने जा रहे हैं। तो किसान ने तो बाद में ये देखा और पिछले आपके इतिहास से उसे जोड़ने की कोशिश की कि ये क्या है, इससे तो जमाखोरी बढ़ेगी। तो इसलिए किसान के अंदर घबराहट पैदा हुई। फिर आपने किसान को ने एक 70 साल में अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो स्वामीनाथन रिपोर्ट ने बार बार वकालत की, जिसकी मांग आपसे कर रहे थे, जिसका वायदा आपने किया था, किसान यही तो कह रहा है कि अगर आपने मंडी समिति खत्म कर दी, मंडी समिति के अंदर R6 R7 लगा के मंडी समिति के साथ जो भी किसान अगर वहां जाता था तो आड़ती कम से कम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक चेक एंड बैलेंस बना हुआ था। उस पर उसे विश्वास था कि वो सपोर्ट प्राइस उसे मिलेगा। अब अगर आपने मंडी समिति खत्म कर दी
तो कोई जब मंडी समिति के बाहर भी कोई अपना खरीद सकता है और बेच सकता है, तो कोई भी बिचौलिया क्यों खरीदेगा मंडी के अंदर? बाहर इंडिपेंडेंट मंडी, अगर प्राइवेट मंडी बनानी होगी तो प्राइवेट मंडी बनाने की तो कॉस्ट ही 100-150 करोड़ रुपए आएगी। वो कोई आम व्यापारी तो बना नहीं सकता। ये 100-150-200 करोड़ कौन लगाने का काम करेगा? और जो 100-150 करोड़ रुपए लगाएगा वो फिर तरह तरह के मीन मेख निकालेगा कि भाई सरकारी मंडी की तो छत चूरी है, सरकारी मंडी में तो शेड नहीं है, सरकारी मंडी में तो खुले आसमान के नीचे स्टोर करना पड़ता है, तमाम तरह से वो वहां पर बुलाने की कोशिश करेगा। और चूंकि अभी ट्रांजिशन फेज है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुरूप वो 1 साल 2 साल एमएसपी का चाहे थोड़ा बहुत आसपास का रेट भी दे दे, परंतु जिस दिन मंडी समिति का स्ट्रक्चर टूट जाएगा और उसकी निर्भरता टोटल प्राइवेट मंडी पे हो जाएगी, फिर तो आप उसके हाथ में आ जाएंगे। ये कृषि बाजार किस तरफ जा रहा है? किसान इस बात से चिंतित है। उस बात से कॉर्पोरेट खुश है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, ये किसान खुश है? नहीं। फिर तीसरा कानून आपने लाए और तीसरे कानून में आपने किसान को मजदूर बना दिया। नाम उस अधिनियम का रखा कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार। और जबकि वो मैं अगर कहूं तो वो है कृषि बंधुआ किसान अधिनियम। वो आपने रास्ते खोल दिए कॉन्ट्रैक्ट खेती। कॉन्ट्रैक्ट खेती के रास्ते खोल के आप किसान को इस बात के लिए मजबूर करना चाहते हैं कि किसान अपनी मर्जी से नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो कॉर्पोरेट निर्देशित करेगा वो आप बीज बोओगे और वो आप खेती करोगे जी। और उसके बाद में किसान तो भोला वाला है, उसका कितना मेंटल आईक्यू है, उसकी लीगल एक्सपर्टाइज क्या है, उसकी लीगल असिस्टेंट कौन है। और बड़े कॉर्पोरेट कंपनी के पास बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स हैं। वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ, उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट में किस भाषा में किस तरह से कौन सा अनुबंध रख दिया गया ये तो किसान को पता ही नहीं है जी। और उसके बाद फिर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उसे बंधुआ मजदूर अपना बना लिया। और बंधुआ मजदूर पंजाब का किसान सबसे पहले इसलिए बोलने के लिए मजबूर हुआ अमित जी कि किसान, पंजाब के किसान ने भुगता है। पंजाब के किसान ने पेप्सी कोला के साथ कॉन्ट्रैक्ट खेती की है। जब पेप्सी कोला ने आलू का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया, और उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, पेप्सी कोला ने कॉन्ट्रैक्ट किया 6 रुपए किलो का और बाहर मंडी में रेट हो गया आलू का 10 रुपए का। तो किसान को लगा कि मैं तो 10 रुपए किलो बेचूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का बहाना देकर, उसी कॉन्ट्रैक्ट का करार का बहाना देकर पेप्सी कोला ने उसके बढ़ते हुए कदम रोक दिए कि नहीं, आप मंडी में नहीं बेच सकते, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट 6 रुपए किलो का किया है, आपको मजबूरी में हमें 6 रुपए किलो में देना पड़ेगा। और किसान लूटा सा रहा और रोते रोते उसने अपना दाम जो बाजार में 10 रुपए किलो था वो पेप्सी कोला को 6 रुपए में बेचने के लिए मजबूर हो गया। और 1 साल बाद मंडी से बाहर रेट हो गया 4 रुपए और कॉन्ट्रैक्ट था 6 रुपए। तो किसान फिर गया कि तो मेरा 6 रुपए से आपसे कॉन्ट्रैक्ट था, आप 6 रुपए में मेरा माल खरीदिए। तो पेप्सी कोला ने कहा नहीं, आपके आलू का साइज छोटा है, उसमें वाटर कंटेंट कम है, उसमें स्टार्च की इतनी वैल्यू नहीं आ रही है। तो किसान उसका मुंह देख रहा है, ये क्या बात है। और उसने कहा कि भाई अगर आपको देना तो हम तो 4 रुपए में खरीदेंगे, और नहीं देना, अगर नहीं बेचना तो जहां मर्जी जाओ। और किसान को मजबूर कर दिया उसने 4 रुपए में देने के लिए। तो इसलिए किसान परेशान है। और फिर ये इसका अगर डिस्प्यूट होगा उसके लिए भी किसान भुक्तभोगी है। कि जो बीमा, फसल बीमा कंपनियां थी वो कॉन्ट्रैक्ट करती थी कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आएगी और कोई नुकसान होगा तो बीमा कंपनी उसे कंपनसेट करेगी जी। पर बीमा कंपनी कंपनसेट करेगी, कितना नुकसान हुआ कितना नुकसान नहीं हुआ, इसका आकलन करने की अगर अपील की पावर दी गई तो एग्जीक्यूटिव पावर डीएम और एसडीएम को दे दी गई जी। और एसडीएम और डीएम से मिलकर बीमा कंपनियों ने पूरा रंगा नाच रचा और तरह से किसान को लूटने का काम किया जी। इसमें फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट रेट पे क्या फीस हो रही है नहीं हो रही, इसकी अगर किसान संतुष्ट नहीं है, अपील करेगा तो न्यायालय नहीं जा सकता, वो एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम ने सही निर्णय नहीं दिया तो डीएम के पास जाएगा और डीएम के दरवाजे में उसे घुसने नहीं दिया जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनी के कॉर्पोरेट के लोग फिर दोबारा उसे लूट। तो ये किसान ने बहुत परखने के बाद इस बात को महसूस किया कि ये तमाम कानून उसके खिलाफ बने हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां उसके बात कह रही थी। एनडीए में तो बिखराव हो गया, शिरोमणि अकाली दल अलग हो गया जी। उसके बाद भी कितना लंबा समय हुआ इस आंदोलन को चलने के लगने में, जब उन्हें लगा कि वजिद है भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कि हम इसे वापस नहीं लेंगे और इसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे, तो किसान ने समझा कि नहीं, मोदी जी ऐसे व्यक्ति तो नहीं है। जब हम सब लोग जाएंगे और बात करेंगे तो जमहूरियत में, लोकतंत्र में हमारी बात भी सुनेंगे, समझेंगे, वार्तालाप के जरिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जी। परंतु अब उन्हें ही आप खालिस्तानी बताने लगो जी जी, जिन्होंने आपको वोट दिया
उन्हें ही आप टुकड़े टुकड़े गैंग बताने लगो, उन्हें ही आप आतंकवादी बताने लगो। तो ये रास्ता, चूंकि इन्हें इस रास्ते से सत्ता मिली है, तो ये समझते हैं कि किसान तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और किसान की परिभाषा में तो जो किसानी करता है वो वहां पर पड़ा है जी। और उसे अगर इन्होंने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पे बांट दें तो बंटने के बाद में आंदोलन कमजोर हो जाएगा। उस नजरिए के साथ इन्होंने जो ये पहले से अपनी टैक्टिक्स अडॉप्ट करते आए, उस टैक्टिक्स के तहत ये इन्हें खालिस्तानी बता रहे हैं। उन लोगों को खालिस्तानी बता रहे जो खालिस्तानियों में शहीद हो गए जी। खालिस्तान आंदोलन में खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए, जिनका इस तरह के चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग आतंकवाद और ये तमाम। तो परंतु उन्हें बदनाम करने की नीयत से ये अपने आप और अपने मीडिया के माध्यम से इस तरह का प्रचार कर उन्हें तोड़ने की कोशिश करने का काम कर रहे हैं। परंतु मेरा पूर्ण विश्वास है कि किसान जो है वो जाग चुका है, और पंजाब ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी लीड रोल लेने का काम किया था जी। और निश्चित रूप से इस बार भी जो करवट किसान ने ली है वो केवल अब पंजाब तक सीमित नहीं है, उसकी जो तरंगे हैं वो साउथ और ईस्ट में भी गई हैं, और वो तमाम किसान इस बात को समझ रहा है, गुन रहा है, बूझ रहा है इस बात को कि जो चीजें आज तक नहीं हुई, निजीकरण के इस प्रोसेस में कहीं हम लुट ना जाएं। हम इस कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर हमारा बार बार अगर इसी तरह से बिखराव होता गया तो एक दिन वो स्तर आएगा जब हम जमीन बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये वास्तव में अगर आप समझें तो ये लड़ाई डेमोक्रेसी वर्सेस कॉर्पोरेट क्रेसी की है, और किसान ने समझ लिया कि वर्तमान सरकार का झुकाव कॉर्पोरेट कृषि की तरफ है, कॉर्पोरेट को बढ़ावा देने की तरफ है। इसलिए वो बजिद है इस बात के लिए कि तीनों बिलों को खत्म करो। एक बार ये तय हो जाए कि कॉर्पोरेट रहेगा या डेमोक्रेट रहेगा। अगर कॉर्पोरेट और डेमोक्रेट की इस लड़ाई में इस बात के लिए किसान ने इस बात की दृढ़ता प्रदान करने की कोशिश करने का काम किया है, हम तो किसान नेताओं को सलाम करते हैं जी। ये बात तो मैं भी कहूंगा, क्योंकि पहली बार इतने आंदोलन हुए हैं इस 6-6.5 साल के अंदर, पहली बार सरकार जो है वार्ता की लेवल पे वार्ता करने की इच्छुक दिखाई दी है। अदरवाइज पहले तो कितने ही आंदोलन हुए, सरकार ने वार्ता की तो बात। अच्छा, जो अब मैं अगर ये टुकड़े टुकड़े गए हैं, अगर ये खालिस्तानी है जी, अगर ये आतंकवादी है, तो आप इनसे वार्तालाप क्यों कर रहे हैं जी? आपके पास तो पूरा अपना इंटेलिजेंस है, आपका पास पूरे सीबीआई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि उनके पास में इनपुट है इस चीज का कि वो, तो अगर इनपुट्स है तो आप उन्हें अरेस्ट कीजिए जी। आप उनसे क्यों बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात। तो आप केवल आंदोलन को तोड़ने की नजरिए के साथ अपनी उल जलूल बातों को कहकर अपना हल्कापन ना दिखाएं। मेरी तो यही दरखास्त है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, समय रहते बाज आओ। 80% लोग हैं, इनमें से बहुतायत लोगों ने आप ही को वोट दिया है, और आपने लोक संकल्प पत्र में इनसे वायदा किया था कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे। अगर आज का किसान तड़फ रहा है, आज किसान अपनी जान दे रहा है, 18 दिन में लगभग 15 लोग 15 दिन में शहीद हो गए वहां पर जी। वह 5-6 लोग तो ठंड में हार्ट अटैक से मरे हैं, और बहुत सारे लोग कुछ एक्सीडेंट में मरे हैं। तो हम तो उनकी शहादत को विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए ये अनुरोध करना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम की मर्यादाओं को जिंदा रखते हुए मैं समझता हूं कि केंद्र की सरकार को इस बारे में वार्तालाप कर इसका रास्ता ढूंढते हुए इसका समाधान खोजना चाहिए और किसान को सेटिस्फाई करना चाहिए जी। एक अभी मैं देख रहा था भास्कर अखबार के अंदर एक इनसाइड स्टोरी के अंदर एक आया है न्यूज की सरकार एमएसपी पे एक नया कानून लाने जा रही है। इस पे वो एक पर्टिकुलरली एमएसपी पे ही एक नया बिल पास करवाने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होने का है या? मैंने वो बात तो नहीं पढ़ी, पर मुझे इतना बात पता है कि तीन कृषि बिलों के बाद जी राजस्थान में और सबसे पहले पंजाब में एमएसपी के गारंटी को लेकर अधिनियम बनाया गया था, जिसकी बहुत आलोचना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की थी जी। और किसान भी सबसे पहले इसी बात की मांग कर रहा था कि एमएसपी की मंडी से बाहर खरीदने वाले को अगर वो एमएसपी से कम बेच रहा है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। तो सरकार इस बात के लिए भी तैयार नहीं थी। तो और फिर एक बात और है अमित जी, ये बात समझ में बाद में उस समय आई कि लोग एक घटनाओं को दूसरी घटनाओं से जोड़ कर देखते हैं। पंजाब और हरियाणा में अडानी जी ने बहुत बड़े बड़े गोदाम 27 साइलो कहते हैं, साइलोज बन गए, साइलोज बनाने शुरू कर दिए। तो ये साइलोज बनाने का काम उन्हें कोई रात को सपना तो आया नहीं होगा। और कमाल की बात तो ये उन साइलोज के अंदर रेलवे ट्रैक है। हाँ, तो उनके लिए और किसान को ये बताया गया कि यहाँ रेलवे ट्रैक बनेगा इसलिए जमीन हम खरीद रहे हैं।
रेलवे ट्रैक बनाने के लिए जमीन खरीद रहे हैं, ये नहीं बताया गया कि हम गोदाम खरीद रहे हैं। तो ये साइलो का गोदामों का बनना, उसमें रेलवे ट्रैक की पहुंच का होना, और उसके अलावा फॉर्चून आटे का रेलवे के उस पे विज्ञापन का देना, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। इसका मतलब कोई अडानी जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई मुआहदा हुआ होगा, अंबानी जी का कोई मुआहदा हुआ होगा। ये जो मुआहदा हुआ है, उस मुआहदे के अनुरूप ये केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया। अब उस मुआहदे को तोड़ के किसानों के पक्ष में निर्णय कैसे लें? इसलिए उनकी तो मजबूरी बन गया इस बात को कहना कि नहीं, ये बिल तो किसान के हित में। अरे भाई, किस तरह से हित में है? आवश्यक वस्तु अधिनियम में किसान तो जमा कर सकता है अपनी उपज को, परंतु कोई जमाखोर नहीं कर सकता। परंतु साइलो में आप इसलिए उन्हें ये लाइसेंस देना चाहते हैं कि साइलो के जरिए हजारों लाखों क्विंटल अनाज वो जमा कर लें, और जमा करने के बाद जब किसान अपनी फसल बेचने आए, उस स्टॉक में से एक पार्ट ऑफ द स्टॉक आप रिलीज मार्केट में कर दें। मार्केट में रिलीज करके प्राइस डाउन हो जाए, और डाउन प्राइस में आप किसान से माल खरीद लें, और उसके बाद जब कंज्यूमर खरीदने जाए तो उस समय स्टॉक फिर बढ़ाकर मार्केट में फॉल्स स्कैर्सिटी और कमी पैदा कर दें और उसका रेट बढ़ा दें, तभी तो आप मुनाफा कमाएंगे। तो ये मुनाफा कमाने की नियत से इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर से जो पीछे पीठ के पीछे जो मुआहदा हुआ है, वो केंद्र सरकार को मजबूर कर रहा है इस बात के लिए कि वो किसान बिल वापस ना ले। और इसके लिए वो अपना चेहरा बना रहे हैं, और इसके लिए वो जिस तरह से उन्होंने मीडिया को वो कर रखा है, उसी रूप में कुछ ना कुछ उन्हें अपनी पार्टी के लोग भी मिल जाते हैं। उनके पास तमाम प्रलोभन है देने के लिए, जिन प्रलोभनों में आके लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। हम किसान नेता हैं, हम फलानी यूनियन के हैं, हम फलानी यूनियन के हैं, हम फलानी यूनियन के हैं। इस बात से कोई मतलब नहीं है। बात आप पॉइंट वाइज बात कीजिए, आप सामने सामने बैठकर बात कीजिए, किस तरह से हित में होगा। जमाखोर आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में जमाखोरी की सीमा को हटाने का फायदा कॉर्पोरेट को है, जमाखोरों को है, किसान को है? इस बारे में आकर स्पष्ट जवाब दे दें कृषि मंत्री। और अगर उसका फायदा जमाखोरों का है और बड़े उद्योगपतियों का है, अगर अडानी जी साइलो और इस तरह के बड़े बड़े स्टॉक करने के लिए गोदाम बनाने का वो काम कर रहे हैं, तो अभी तो आपका कानून बनाए हुए दिन कितने हुए हैं? कैसे बना लिया उन्होंने इतने बड़े बड़े गोदाम? तो ये तमाम चीजें सवालिया निशान खड़ी करती हैं, और इन्हीं चीजों से किसान परेशान होकर इस बात के लिए मजबूर हुआ। किसान को मजा नहीं आ रहा कि वो ठंडी ठिठुरती हुई सड़क पर अपनी जान देने के लिए जान जोखिम में डालने का काम करे। सर, मैं एक चीज आखिरी में बहुत से संक्षिप्त रखना चाहूंगा, और मैं आखिरी में कुछ चीजें ऐसी पूछना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, अब ये आंदोलन आज 20 दिन हो गए पूरे, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार बैकफुट पे जाएगी? देखिए, ये लड़ाई कॉर्पोरेट और डेमोक्रेट के बीच में है, मैं जहां तक समझता हूं जी। और किसान इस बात को समझ चुका है कि अपनी पिछली गतिविधियों और निर्णयों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिए हैं, वो चाहे नोटबंदी के हों, वो चाहे जीएसटी के हों, उन तमाम निर्णयों में उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने का काम किया है जी। तो किसान अपना अस्तित्व ढूंढ रहा है। आज सवाल किसान के अस्तित्व का है कि कृषि प्रधान देश में जहां 80% लोग कृषि पर आधारित हो, तो वो किसान अपने वजूद में किसानी को रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, या उसकी किसानी और कृषि उपज भी कॉर्पोरेट के हाथ में चली जाएगी। और यहां मैं एक सवाल और करना चाहता हूं, जो विकसित मुल्क हैं, जहां आबादी कम है और भौगोलिक एरिया ज्यादा है, वहां कॉर्पोरेट खेती हो या कृषि उपकरणों के साथ खेती हो तो बात समझ में आती है। पर जहां 135 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का मानवीय ऊर्जा का स्रोत हो, उस मानवीय ऊर्जा के स्रोत को सकारात्मक कामों में लगाने के लिए कृषि के अलावा क्या कोई दूसरा अल्टरनेट माध्यम केंद्र सरकार ने दिया है, पैदा किया है? आप जमीन से उन्हें बेदखल कर देंगे, उन्हें ऋणग्रस्त बनाकर जमीन बेचने के लिए मजबूर कर देंगे, उत्पादन के साधन उनके पास रहेंगे नहीं, तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? कोई अल्टरनेट, बिना अल्टरनेट साधन बनाए आप किस तरह से वो कर सकेंगे? इसलिए कृषि प्रधान देश की इस अंतरात्मा की आवाज को निश्चित रूप से सुना जाएगा, सुनना पड़ेगा। और अगर नहीं सुनेंगे तो लोकतंत्र के इस मेले में, जमहूरियत में, अगर जायज तौर पर जब इस जंग को लड़ने की बात होगी, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनावों में लोग इन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। जी, और आखिरी में मैं चाहूंगा कि आप जनता को कुछ आपका संदेश
जो आप चाहते हो, जो आंदोलन में हैं और जो आंदोलन में जाना चाहते हैं या आपको लगता है कि इन्हें जाना चाहिए, आपका कोई संदेश पब्लिक को मैं चाहूंगा कि आप देना चाहें तो? नहीं, मैं तो, मेरी केवल यही प्रार्थना है कि ये किसी भी संसदीय राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, स्वतः स्फूर्त किसानों का आंदोलन है। और किसान, ये कृषि प्रधान देश है। गांधी जी ने भी यहाँ की मानवीय ऊर्जा को देखते हुए ट्रस्टीशिप और सहकारिता और उस तरह के आंदोलनों को मजबूत करने की बात की थी। उस मानवीय ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल हो सके, उसे चुनौती देने का काम इन 3 बिलों के माध्यम से हुआ है। और इनका इतिहास इस बात को बताता है कि ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कुछ अपने चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नीयत से पूरे देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हें उनकी गोद में डाल देना चाहते हैं। तो हमें इस किसान आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए और उसके आधार पर अपने बुनियादी अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई के प्रति सजग रहते हुए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हमसे बात करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। तो आगे फिर कभी अगर दोबारा आपने समय दिया तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार और नहीं, बिल्कुल शुक्रिया आपका बहुत।